पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉन जेनाइटल वार्ड्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग जेनाइटल वार्ड्स मतलब कि जननांगों पर होने वाले मस्सों के बारे में बात करेंगे। तो जो जननांगों पर मस्से होते हैं वो सबसे कॉमन प्रकार के अभी एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये काउंट किए जाते हैं। तो ये जो मस्से होते हैं ये जो जननांग का हिस्सा है, जैसे पुरुषों में लिंग की स्किन जो है, लिंग के आगे की जो चमड़ी के नीचे की स्किन है वहाँ पर ये असर कर सकते हैं और ये पेशाब वाले रास्ते के अंदर भी ये मस्से उग सकते हैं। और साथ में ही यदि कोई एनल रूट से सेक्स करता है तो उसके एनस के पास या फिर एनल कैनाल में भी ये परेशानी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से स्त्रियों में जो जननांगों का बाहर का हिस्सा है वहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर अंदर के जो वजाइना है उसके वॉल पर देखने को मिल सकता है, या फिर जो सर्विक्स है गर्भाशय का जो मुख है वहाँ पर भी ये देखने को मिल सकता है। तो इस परेशानी में व्यक्ति को छोटे छोटे फ्लेसी मतलब कि बिल्कुल मांसल जैसे रेड कलर के और वेरुकस जैसे उनमें स्पाइक्स देखने को मिलेगी। इस तरह के दाने एक की संख्या में या मल्टीपल छोटे छोटे मल्टीपल दाने देखने को मिल सकते हैं। साधारणतः इनमें कोई परेशानी नहीं होती है मरीज को, लेकिन कभी कभी इनसे थोड़ा ब्लीडिंग होने की वजह से जहाँ पे घाव बना उस एरिया में यदि कभी कभार हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाए तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन ये देखने में काफ़ी खराब लगते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो सकती है और साइज़ इनका कभी कभी बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, विशेष करके यदि इम्यूनिटी कमज़ोर हो, इम्यूनो सप्रेशन की सेटिंग में ये कॉलीफ्लावर जैसे गोभी होती है उस तरह से ग्रोथ की तौर पर निकले हुए देखे जा सकते हैं। तो ये परेशानी जो होती है इसके होने के पीछे का कारण एक वायरस होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और हमने बात की थी इसके बारे में कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के मोर देन 100 सब टाइप्स पहचाने गए हैं और इसमें से काफ़ी संख्या में ये वायरस जो होते हैं जेनाइटल लीजन करा सकते हैं। एक रिसर्च में 35 से भी ज़्यादा वैरायटी के जो वायरस थे वो ये लीजन पैदा करा सकते हैं, लेकिन उसमें से जो HPV 6 और 11 जो 6 और 11 है वो अधिकांश केसेस को जननांगों में पैदा होने वाले मस्से को पैदा करता है, और कुछ केसेस में HPV 16 और 18 भी जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि HPV 16 और 18 जो होता है वो काफ़ी खतरनाक स्ट्रेन का वायरस माना जाता है, और यही वायरस अधिकांश केसेस में पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी जननांगों का कैंसर, और ये जो कैंसर होता है जो विशेष करके जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, विदेशों में भी काफ़ी कॉमन है, और इसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब कि ये एक डेंजरस प्रॉब्लम के तौर पर, पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम के तौर पर देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि ये प्रॉब्लम आखिर HPV वायरस आता कहाँ से है, कैसे मिलता है। तो HPV वायरस जो होता है आपकी चमड़ी पे पहले से मौजूद नहीं होता है, ये हमेशा दूसरे व्यक्ति से आपको मिलता है। तो चूंकि जननांगों पर ये इन्फेक्शन है तो ये जो प्रॉब्लम है वो अधिकांश लोगों में शारीरिक संपर्क बनाने से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, और ये अधिकांश उन लोगों में देखा गया है कि जिनके कई सारे पार्टनर हों। मतलब कि आप कई लोगों के साथ शारीरिक संपर्क बना रहे हैं तो इस समस्या से होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस समस्या के प्रिवेंशन में एक इम्पॉर्टेंट जो हेडलाइंस आती है वो ये होती है कि आपको मोनोगैमस रिलेशनशिप में रहना है, मतलब कि आपको एक व्यक्ति के साथ ही शारीरिक संपर्क बनाना है। और चूंकि ये खतरनाक प्रॉब्लम है तो इस वजह से ये जागरूकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ जाती है इस परेशानी के दृष्टिकोण से। इसी तरह से ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में भी कभी कभी देखने को मिल जाती है, और बच्चों में जब भी ये परेशानी देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में सेक्सुअल एब्यूज मतलब कि किसी व्यक्ति ने बच्चे का शारीरिक शोषण तो नहीं किया है, इसकी जांच डॉक्टर और उसकी टीम प्रॉपरली करता है, क्योंकि अधिकांश केसेस में बच्चे सेक्सुअल एब्यूज़ के शिकार होते हैं, वो चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, दोनों कंडीशन में। तो ये जो वायरस है हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से आपको मिलेगा, मतलब कि आपको प्राइमरली नहीं मिलेगा। तो यदि सामने वाले व्यक्ति में वायरस नहीं है और उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस कंडीशन में ये वायरस आपको नहीं मिल सकता है। तो यदि दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क नहीं किया तो उनमें ये वायरस नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों किसी से एक्वायर नहीं किए हैं।
तो ये जो डिजीज़ है ये एक व्यक्ति से दो व्यक्ति में इसी तरह से फैलता है जैसे हमने बात की। कभी कभी ही रेयर सिनेरियो में ही ये विदाउट सेक्सुअल कांटेक्ट भी फैल सकता है। तो वो सिचुएशन ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है कि जैसे दूसरे जगह पे मस्से हुए थे वहाँ पर भी हो गए, लेकिन एडल्ट्स में अधिकांश केसेज में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट पार्ट आती है इसके डायग्नोसिस की। इसकी जो डायग्नोसिस होती है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब इसका जो निशान का लक्षण है वो बड़ा पिक्यूलियर होता है, बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उसके विशेष लक्षण होते हैं। तो अधिकांश केसेज में डॉक्टर देख करके ही उन्हें पता कर लेता है बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी जांच के। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो मिमिक करती हैं एचपीवी से, जैसे एक बीमारी होती है बोवेनॉइड पपुलोसिस। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है बायोप्सी का सलाह दे देता है। कुछ और भी टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट जो होते हैं दूसरे चीज़ों के लिए, जैसे स्त्रियों में पैप स्मीयर काफ़ी डॉक्टर करना पसंद करते हैं। तो ये पैप स्मीयर करने का पर्पज़ ये होता है कि जो गर्भाशय का मुख है, सर्विक्स है, वहाँ पे किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं पनप रहा है इस वायरस की वजह से। यदि आपको ये वायरस हुआ तो उस कंडीशन में डॉक्टर पैप स्मीयर का सलाह देगा, तो उसमें ये पता चल जाता है कि कहीं कैंसर तो नहीं पनप रहा है। तो उससे पता चल जाती है प्रॉब्लम कि कहीं आपके में खतरनाक रूप तो नहीं ले रहा है। नेक्स्ट पार्ट आती है इसके ट्रीटमेंट का। तो ये जो इन्फेक्शन है एक वायरस के द्वारा होता है और अभी तक कोई भी डायरेक्ट हिट करने वाली एंटीवायरल मेडिसिन इसके लिए उपलब्ध नहीं है। मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि आपने गोली खाया और आपकी बीमारी तुरंत खत्म हो गई। ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे तरीके, क्रीम्स हैं जो इसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको हटाने में मदद नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लगाने वाली दवाइयाँ अभी उपलब्ध हैं, जैसे कि पोडोफाइलोटॉक्सिन जो कि बहुत फेवरेट दवाई होती है डॉक्टर्स की, इमिक्विमोड। ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं वायरस के ट्रीटमेंट में। इसी तरह से ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड TCA और 5-फ्लोरोयूरेसिल भी कभी कभी डॉक्टर इसके इलाज में उपयोग में लाते हैं। कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी इसके इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, साथ साथ में एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे, मेन थेरेपी के तौर पे नहीं, एडजुवेंट एड ऑन थेरेपी के तौर पे। जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई इस्तेमाल की जाती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मल्टीवाइटमिन्स दी जा सकती है, जिंक का टैबलेट दिया जा सकता है, विटामिन C भी डॉक्टर दे सकता है। तो ये सब ट्रीटमेंट एड ऑन थेरेपी के तौर पर हैं। इसी तरह से कुछ केसेज में डायरेक्टली डॉक्टर उन मस्सों को डैमेज करने की कोशिश करता है, जलाने के लिए, या फिर काटा भी जा सकता है उन मस्सों को। तो जलाने की तमाम तकनीक उपलब्ध हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन RFA। इसी तरह से CO2 लेज़र उपयोग में लाई जाती है। ठंडी गैस की सेकाई क्रायोथेरेपी भी इसके इलाज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्रायोथेरेपी जो होती है वो लिक्विड नाइट्रोजन नाम की एक गैस से फ्रीज कर दिया जाता है मस्सों को, फिर वो मस्से मर जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी तरह से यदि बड़े मस्से हैं और वो ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं, जैसे कि कभी कभी मस्सों का साइज इतना बड़ा भी हो सकता है, विशेष करके स्त्रियों में वजाइना में इतने बड़े बड़े साइज के भी मस्से हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में, और यदि लेडी प्रेग्नेंट है, स्त्री प्रेग्नेंट है, तो डिलीवरी के समय ये मस्से बच्चे की डिलीवरी को रोक सकते हैं। तो उस दौरान डॉक्टर डायरेक्टली सर्जरी के द्वारा भी उन्हें कट करके निकाल सकता है। तो थोड़ा सुनने में खतरनाक लगता है सर्जरी करना, ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब भी तरीके उपचार में लाए जाते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है और आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस माननी है। तो इन सब थेरेपी के द्वारा मस्सों को ठीक किया जाता है। लेकिन यदि कोई भी इलाज न लाया जाए तो भी अधिकांश मरीजों में मस्से खुद ब खुद ठीक रखने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब कि एक इस रिसर्च में पाया गया था कि यदि 2 साल तक वेट किया जाए तो काफ़ी लोगों की इम्यूनिटी खुद ब खुद मस्सों को ख़त्म कर देती है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद मन में एक डर पैदा होता है कि ये तो बड़ी डेंजरस बीमारी है। और कई बार लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कई बार पार्टनर्स, जैसे हस्बैंड है या वाइफ है, वो कभी कभी उनकी रिलायबिलिटी पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या कर सकता है? तो स्त्रियों के लिए तो बड़ा ज़रूरी होता है कि पैप स्मीयर टेस्ट करवाना, जिसमें भी मस्सों का थोड़ा भी सस्पिशन हो तो कैंसर का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अब HPV वायरस के लिए वैक्सीन्स कुछ उपलब्ध हो गई है। तो इनको यदि शुरुआती फेज में ही लगा दिया जाए, बिल्कुल शुरुआती फेज में, मतलब कि 15 साल या नीचे, या फिर कुछ कंडीशन में 20 से 25 के भी पहले रिकमेंडेड है, तो ये मस्से होने के चांसेस
कम हो जाते हैं या फिर नहीं हो जाते हैं। तो वैक्सीन अब इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे, ट्रीटमेंट नहीं प्रिवेंटिव, मतलब कि हो ही ना ये प्रॉब्लम, तो उस तरह से अब आ चुके हैं और धीरे धीरे ये सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो एक समय आएगा जब सब लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे तो इस प्रॉब्लम से हो सके तो मुक्ति भी मिल जाए। तो यदि सही से उपचार किया जाए, सही से जीवन शैली को अपनाया जाए तो इस परेशानी से बचा भी जा सकता है, और यदि किसी भांति हो भी गया तो इसे ठीक भी किया जा सकता है। कभी कभी ये मस्से जो होते हैं वापस भी आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में मरीज और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि ये मस्से क्यों वापस आ गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की थी वो मस्सों के एक्टिव लीजन्स को नष्ट करने के लिए था। जो छुपे हुए मस्से के कीटाणु हैं, वायरस पार्टिकल हैं, उनको ठीक करने के लिए नहीं था। तो कभी कभी नए निशान कुछ पैदा कर देते हैं, तो यदि कुछ निशान आ भी जाएँ तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, उन निशान का भी इलाज करवा लेना है और आपकी परेशानी से मुक्ति हो जाएगी। थैंक यू।